हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राहुल रंजन और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th CBSE NCERT चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर 1 10th NCERT। 9th का भी आपका चैप्टर 1 रियल नंबर्स था और आपका जो है 10th का भी चैप्टर नंबर 1 है वो रियल नंबर्स। नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था पहले भी। ठीक है, नंबर सिस्टम बेसिकली बताया था कि पिछले वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में समझा दे रहा हूँ। नंबर जो है दो टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर के बारे में अभी हमारे सिलेबस में नहीं बताया गया है, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है ये मैं आप लोग को 9th के वीडियो में समझा चुका हूँ। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे आपके चैप्टर क्लास 10th के चैप्टर 1 और उसका पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये एक्चुअल में एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हमें प्रूव करना है और इसका इस्तेमाल किया जाता है SCF निकालने के लिए। SCF आपने पढ़ा होगा 7th के सिलेबस में कि SCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये SCF निकालने का एक फेनोमेनन है। ठीक है, और एक इसका एक स्टेटमेंट है जिसको हमें थ्योरेटिकली प्रूव करना है और उस चीज को यहाँ पे प्रूव करेंगे और उसका जो एप्लीकेशन है, उसका जो यूज है, उसको भी हम लोग अभी देखेंगे स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, पहले आप समझिए सबसे पहले कि इसमें जो लेमा वर्ड है उसका क्या मतलब है। लेमा का मतलब है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव्ड है, जिसको हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट, इट्स अ ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा वर्ड का मतलब हुआ कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इस पे यार दिमाग नहीं लगाना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। ठीक है, आप पहले समझिए कि इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका इस्तेमाल यूज क्या है। ठीक है, तो पहले समझिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स इसको आप A और B मान लीजिए। देखिए मैथ्स टोटल एजम्पशन पे है। ठीक है, इसमें आपको जब भी कुछ प्रूव करना है, जब भी कुछ निकालना है, तो आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना होगा, कुछ ना कुछ मानना होगा। समथिंग इज इक्वल टू एक्स, समथिंग इज इक्वल टू वाई, समथिंग इक्वल्स टू ए, समथिंग इक्वल्स टू बी, और फिर उसका आपको प्रूव करके वैल्यू निकालना है। तो ये बात आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि मैथ जो है टोटली एजम्पशन पे बेस्ड है कि आप एज्यूम करते हैं, मानते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका आप प्रूव करते हैं, उसका वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, सपोज इट्स ए और बी, आप इसको एक्स वाई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ, तो जैसा उसमें दिया गया मैं स्टेप वाइज आपको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग सुनाता जाऊंगा, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए तो आपको स्टेटमेंट को लिखना, प्रूव करना जो आसान रहे, याद करना आसान रहे। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये जो है आपका ये टर्म ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी वी हैव टू होल नंबर्स क्यू आर, एंड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वी हैव टू होल नंबर्स सेटिस्फाइंग और रिलेशन, और रिलेशन क्या है, ए इक्वल्स टू बी क्यू
प्लस आर, ठीक है। और इसमें कंडीशन एक ही है कि जो आर की वैल्यू है वो 0 के बराबर और बी से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। इस साइन को पहले आप समझिए, अगर आप समझते तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो मैं आपको समझाता हूं। आर कहाँ है हमारा, यहाँ है, ठीक है। उससे पहले क्या है, 0, और जो एरो है हमारा किसके तरफ घुमा हुआ है, आर के तरफ, मतलब आर क्या है, 0 से बड़ा है। और ये साइन भी हमने लगा दिया है, आपने देखा होगा कि इक्वल्स में ऐसे लिखते हैं, आर इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू आर, ऐसे भी लिखते हैं। और अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो मतलब आर 0 के बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, इस साइन का मतलब समझिए, ठीक है। इसके विपरीत अगर ऐसे लिखा है कि 0, ठीक है, ये आर के लिए नहीं है, एक मैं आपको एक जनरल टर्म बता रहा हूं कि इसको समझेंगे कैसे कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है, ठीक है। तो अगर इस तरह से लिखा हो तो जिधर आपका एरो इंडिकेट कर रहा है, जिधर जिधर आपको दिखा रहा है वो बड़ा है, मतलब ये इसमें ये एरो किधर दिखा रहा है, आर के तरफ, यानी आर किससे बड़ा है, 0 से। और चूंकि इसके साथ में एक ये भी साइन है, अब देखिए ये साइन गौर कीजिएगा तो इक्वल से मैच कर रहा है, ठीक है। तो आर इज ग्रेटर देन 0 एंड मे बी इक्वल टू 0, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, 0 से छोटी नहीं होगी। और दूसरा शर्त हमारा क्या है इसमें कि जो आर की वैल्यू है वो बी से छोटी होनी चाहिए। ये सिर्फ स्टेटमेंट है, इसमें आपको अभी आपको सिर्फ इसको समझना है, रटना है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको विद एग्जांपल जब समझाऊंगा तो आपको समझने में आसान रहेगा, बेहतर रहेगा। इस चीज को आप समझ गए कि स्टेटमेंट ये कहता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, 1 2 3 4 5 जितने प्लस वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, -1 -2 -3 जितने हैं वो सारे निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी हमारे पास फिलहाल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो फिर फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, उसको आप मान लीजिए ए और बी, वी हैव टू होल नंबर्स क्यू और आर, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी के लिए दो होल नंबर हमारे पास क्यू और आर होंगे जो कि एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जिसका जो कंडीशन क्या है हमारा, ये है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहां ए हमारा क्या होना चाहिए, बी से बड़ा होना चाहिए। अभी तक आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि ए क्या है, बी क्या है, आर क्या है, क्यू क्या है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। डिवीजन तो आप करते होंगे, तो आपके टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल है 45 और 42, ठीक है। इन दोनों का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने के लिए पहले आप एक काम कीजिए कि इसमें देखिए दो टर्म है, दो नंबर है ए और बी, ठीक है। आप कहेंगे इसको मैंने ए क्यों बोला, दो नंबर हमारे पास पॉजिटिव तो है क्योंकि आगे में कोई साइन नहीं है, निगेटिव के आगे निगेटिव साइन रहता है, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर है 455 42, 455 42। तो मैंने बताया है कि ए आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में दो कंडीशन है, एक आर जो है आपका 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होना चाहिए, और ए चूंकि आगे है तो ए के वैल्यू बी से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि इसमें जो ए है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दोनों नंबर से बड़ा कौन है, 455, तो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि स्पेस कम है, आपको इसी चीज को मैं समझा दूंगा आगे। मैं इसके स्टेटमेंट को छोटा सा यहाँ पे लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद करना आसान रहे। चलिए, हमारा एग्जांपल क्या था, दो नंबर हमारे पास 455 और 42, ठीक है। इसमें हमने जो बड़ा नंबर उसको ए माना, जो छोटा नंबर उसको बी माना। अब ये इसको इस कंडीशन पे हम कैसे पुट अप करेंगे, ठीक है, इसके लिए समझते हैं। तो आप एक काम कीजिए, अब इसी में देखिए आप 45, इसमें से कौन किससे डिवाइड हो पाएगा, तो 42 को हम 455 को हम डिवाइड करेंगे 42 से, ठीक है। डिवाइड कीजिए तो 42 10 जा कितना हो जाएगा 420, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा 35, ठीक है। अब इसमें अब इस पूरे में आप आसानी से समझ जाएंगे कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, ठीक है। ए बी तो अजम्पशन है, आर जो आप समझ रहे हैं वही है रिमाइंडर, यानी कि जो बचा, यानी कि यहाँ पे 35 है, ये हमारा हो गया आर। क्यू आप जो समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कोसेंट जो आपको यहां पे आया, ठीक है।
और इसमें ए तो मैं बता ही चुका हूं जो बड़ा नंबर होगा, और बी आपका ये हो गया। ठीक है, इसी टर्म को अगर यहां लिखिएगा इस फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, 455 इक्वल्स टू बी क्या हो गया 42, क्यू क्या हो गया इंटू 10 प्लस आर क्या हो गया 35। बी क्यू लिखा मतलब बी इंटू क्यू है, इसमें आपको समझ दिक्कत नहीं होना चाहिए कि दो अगर अननोन टर्म एक साथ लिखा है, ठीक है, इसका मतलब है उसके बीच में एक डॉट साइन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, ये दोनों एक दूसरे का गुणक है, गुना हुआ पड़ा है। ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई के साइन को नहीं दिखाया जाता है। तो ये बी क्यू है मतलब बी इंटू क्यू है। ठीक है, तो आप गौर कीजिए, ये 455 अपना ए हो गया, ये हमारा 42 इंटू 10, ठीक है, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा कोसेंट हो गया, और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इस फॉर्म में हो गया। अब आप गौर कीजिएगा जो आर है वो क्या है, 0 से बड़ा है, लेकिन बी क्या था हमारा 42, बी से क्या है छोटा है। ठीक है, ये 0 भी हो सकता है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन में एक चीज और है कि आपका आर और क्यू दोनों 0 हो सकता है, मे बी, मे नॉट बी। मतलब ये जो आर है और ये जो कोसेंट है दोनों 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कंडीशनल है। अब आप समझ गए कि ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है जिसका जो स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ये जो कंडीशन है वो किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है, इस एग्जांपल से हमने समझ लिया कि ए कौन सा है हमारा, कैसे पकड़ेंगे ए कौन सा है। जो दो नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बीच में हमको एचसीएफ निकालना है, उन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है वो हमारा ए मान लिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। जो छोटा सा नंबर जिससे डिवाइड करना है, ठीक है, जो डिवाइजर है हमारा वो हो गया हमारा बी, डिविडेंड हो गया हमारा ए, कोसेंट आप क्यू जान ही रहे हैं, रिमाइंडर आप आर जान ही रहे हैं। ठीक है, अब यहां तक आप समझ गए, इस स्टेटमेंट को आप याद कर लेंगे। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि प्लीज राइट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम हुआ कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में या स्टेटमेंट को प्रूव करने में जो स्टेप हम मेंशन करते हैं या लिखते हैं उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीजों को आप भूल जाइए, मतलब भूलिए मत, इन सारी चीजों को आप समझ गए। अब आप एग्जांपल्स पे आए, इससे आपको ये जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, ये बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टू गेट अ एचसीएफ निकालने का एक मेथड है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट क्या है मैंने आपको बता दिया। उसको अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो आप वो वाला स्टेटमेंट डाल देंगे ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन एंड लेस देन बी। ठीक है, अभी आप आइए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसके फॉर्म को यूज करते हुए। कौन सा फॉर्म, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आपको समझने में आसान होगा। एग्जाम्पल हमारा पहला क्या था, 455 और 42 का आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, बताइए था आपको, 42 का जो छोटा नंबर है उसे बड़े नंबर में डिवाइड करेंगे, तो आ गया 10। ठीक है, 420, रिमाइंडर आ गया 35। अब इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि 455 को हम कैसे लिखेंगे, 42 इंटू 10 प्लस 35। ठीक है, मैं पहले ही समझा चुका हूं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह क्वेश्चन बनाने में आपको आगे समस्या नहीं होगी। ये तो हमारा स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टेप 2 कैसे जनरेट होगा। ठीक है, तो ये ए, इसको मान लीजिए A1।
ठीक है, स्टेप 2 बनाना है इसलिए मैंने इसे 1 लिखा है। ये हो गया हमारा B1 इंटू इसको आप Q1 और प्लस R1। ठीक है, स्टेप 2 आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? स्टेप 2 का जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको पहले ध्यान से सुनिएगा, ताकि वही चीज आपको स्टेप 3 में करना है, वही चीज आपको स्टेप 4 में करना है, इसलिए इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, स्टेप 2 में हमारा जो है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो स्टेप 1 में ये मैच खत्म। ठीक है, अगर ये 420 होता तो 42 इंटू 10 प्लस 0 होता। ठीक है, 420 इक्वल टू 420, तो स्टेप 1 में CF निकल जाता। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हमारा B1 है, ठीक है, चूंकि इसमें रिमाइंडर बच गया, यदि रिमाइंडर बचा तो ही स्टेप 2 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हमारा B1 है ये हमारा स्टेप 2 का बन जाएगा A1। ठीक है, और जो हमारा R1 है ये हमारे स्टेप 2 का बन जाएगा सॉरी A2। जो हमारा स्टेप 1 का B1 अगर रिमाइंडर रह गया तो जो हमारे स्टेप 1 का B1 है वो स्टेप 2 में बन जाएगा A, यानी कि स्टेप 1 का B कन्वर्ट हो जाएगा स्टेप 2 के A में, और स्टेप 1 का R हमारा कन्वर्ट हो जाएगा स्टेप 2 के B में। यानी इन द सेंस स्टेप 2 में हमारा A2 जो है, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, A2 इक्वल्स टू B2 इंटू Q2 प्लस R2। इसमें A2 क्या हो गया हमारा B1 यानी कि 42। ठीक है, और B2 हमारा फिर अभी अनआइडेंटिफाइड है जिसको हमको निकालना है। Q2 भी हमारा अनआइडेंटिफाइड है, नहीं मालूम अभी हमको। और R2 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, B2 हमारा क्या हो गया 35 इंटू Q2 और R2 हमारा अननोन है। ठीक है, हमने क्या बताया कि B1 जो कन्वर्ट हो जाएगा B जो है पहले स्टेज का B जो है वो सेकेंड स्टेज का A बन जाएगा, और पहले स्टेज का R जो है वो सेकेंड स्टेज का B बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा अगला स्टेटमेंट क्या हुआ, A2 इक्वल्स टू B2 इंटू Q2 प्लस R2, यानी हमारा A2 कौन सा हो गया 42, B2 कौन सा हो गया 35। यानी कि अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2, ये स्टेप 1 का डिवीजन था, स्टेप 2 के डिवीजन में फिर वही करेंगे, A को B से डिवाइड करेंगे। A क्या हो गया 42, B क्या हो गया 35, डिवाइड कीजिए 35 बन जा 35, क्या रिमाइंडर हो गया 7। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे फिर नेक्स्ट स्टेज में, और लगा सकते हैं आप जब आप स्टेटमेंट लिखते आते हैं, और जब तक आपका कंक्लूजन नहीं आता है हम और लिखते हैं। ठीक है, और 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ये हमारा B2 है, ये हमारा A2 है, Q2 हमारा यहां से निकल गया और R2 हमारा यहां से निकल गया। अभी भी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ है 0 नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हमारे पास एक स्टेप और है, यानी कि स्टेप 3, और ये स्टेप तब तक चलता जाएगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, अब हमने जैसा बताया था कि स्टेप जब चेंज होगा तो जो पुराना B है वो नया A बन जाएगा, यानी B2 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा A3 में, और हमारा R2 जो था यानी कि 7 वो कन्वर्ट हो जाएगा B3 में। फिर हमारे पास वही आ जाएगा A3 इक्वल्स टू B3 इंटू Q3 प्लस R3। ठीक है, जिसमें हमारे पास A3 है क्या है 35। ठीक है, B3 क्या है हमारा 7 इंटू Q3 प्लस R3। ठीक है, अब आप देखिए गौर कीजिए कि स्टेप 2 का डिवीजन हो गया। अभी हमारे पास फिर आ गया स्टेप 3, जहां पे हमारे पास आ गया A3 B3 Q3 R3। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब स्टेप 3 का डिवीजन करेंगे क्योंकि R अभी तक 0 है या नहीं है। ठीक है, अभी आप क्या कीजिए, फिर से हम क्या करेंगे, A3 को B3 से डिवाइड करेंगे, यानी A3 हमारा क्या है 35, B3 हमारा क्या हो गया 7, इसको आप डिवाइड कीजिए 7 5 जा 35, रिमाइंडर क्या आ गया 0। ठीक है, अब इसको आप फिर से कैसे लिखेंगे, 35 इक्वल्स टू 7 इंटू Q3 प्लस R3 था। ठीक है, तो Q3 हमारा क्या हो गया यहाँ पे 5, और R3 हमारा क्या हो गया 0। तो अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं,
35 जो कि हमारा A3, B3 हमारा है 7, Q3 हमारा क्या हो गया 5 और R3 हमारा क्या हो गया 0। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेप तब तक चलता रहेगा जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। अभी आप गौर करेंगे कि स्टेप 3 में हमारा रिमाइंडर क्या हो गया है 0, तो यानी कि हमें अब हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया, यानी 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि एचसीएफ क्या हुआ, तो जैसे ही हमारा जिस स्टेज में हमारा रिमाइंडर 0 हो गया उस स्टेज का जो बी है, यानी कि यहां का जो B3 7, दैट विल बी आवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा नंबर जिससे ये दोनों हाईएस्ट नंबर जिससे ये दोनों डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा HCF क्या हो गया, इस दोनों का HCF क्या हो गया हमारा 7। ठीक है, गौर से सुनिएगा, इस मेथड से HCF निकालने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले में जो हमने ऊपर ये फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग हमने लिखा था उसमें पुटअप करते करते तब तक स्टेप बाय चलेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 हो गया उस स्टेप का जो बी रहेगा हमारा, वो B3 हो B2 हो B4 हो डजंट मैटर, वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि ओवरऑल सबको मिटा दे रहा हूं, HCF ऑफ क्या 455 एंड 42 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब जो कि स्टेप मैंने मिटा दिए हैं लेकिन आपको याद होगा, तो हमारे बीच में जैसे ये जब टूटा था ये फर्स्ट स्टेज का, इसको सेकेंड स्टेज में क्या आया था कुछ मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है आपको भी शायद याद हो, ये था 42 और ये था 35। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या था 35 5 था ना, 35 और 0 यही हो जाएगा। ठीक है, 0 को नहीं कंसीडर करते हैं, तो हमारा HCF जो है 455 और 42 का भी 7 होगा, और सेकेंड चूंकि थर्ड स्टेज में रिमाइंडर 0 हो गया तो इसलिए थर्ड स्टेज को हमने कंसीडर नहीं किया, थर्ड स्टेप को। ठीक है, तो HCF ऑफ 455 एंड 42 इक्वल्स टू 7। ठीक है, यानी कि 455 और 42 का HCF 7 है, और जो सेकेंड स्टेज में क्या आया था हमारा A और B 42 और 35, इन दोनों का भी HCF क्या होगा 7। मतलब आप जितने स्टेप बढ़ते जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, तो उन सारे स्टेज के जो A और B है उन सब का कॉमन फैक्टर इक्वल होगा। यानी कि आप ऐसे समझिए कि HCF ऑफ 455 एंड 42 इज इक्वल्स टू HCF ऑफ 42 एंड 35। ठीक है, मतलब इसका HCF आप निकालिए, इसका HCF निकालिए, दोनों का HCF क्या होगा सेम होगा। मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए हमने इस चीज को प्रूफ किया, और प्रूफ नहीं किया, हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF निकाला है, और इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए और भी मेथड है, और ये था अपना स्टेप 3 जो कि हमारा फाइनल स्टेप था। क्यों? क्योंकि यहां पर रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, तो फाइनल स्टेप कौन सा होगा जिसमें रिमाइंडर आपका 0 हो गया, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का पहला एग्जांपल था। ठीक है, मैं आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं ताकि आपको मैं आपको एक काम की बात बता दूं कि बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग मैं इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ताकि मैं जो समझा रहा हूं अगर आप यहाँ मेरे वीडियो को देख ले, मेरी बातों को सुन ले, समझ ले, और उसके बाद अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो यही चीजें आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगी, तो आपको समझने में ज्यादा आसान होगा। ठीक है, और एक बड़ी दूर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक को पढ़ने का एक बड़ा अच्छा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा है उसको आप एक बार पढ़िएगा, आपको कुछ परसेंट समझ में आएगा, उसी चीज को आप दोबारा पढ़िएगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब आप अपने टेक्स्ट बुक को ही जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझने की क्षमता, चीजों को समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। मैं भी यही करता हूँ, मैं किसी चीज को कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ तो एक बार ही पढ़ता हूँ, थोड़ा समझता हूँ, या जैसा हो वो आपकी ग्रैब करने की कैपेसिटी पे कितना आप
अपने आप अंदर समा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोबारा पढ़िएगा ज़्यादा समझिएगा, तीसरा पढ़िएगा और ज़्यादा समझिएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने टेक्स्ट बुक को आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, मैं भी यही करता हूँ। चलिए, अब आपके टेक्स्ट बुक का अगला एग्जाम्पल है